कहानी की शुरुआत में ही हम फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स का बेस देखते हैं, जहां देखा जाता है कि कई खास मेहमानों के साथ फ्रांस की एयरफोर्स के अलग अलग मेंबर्स वहां मौजूद थे। असल में आज का दिन उनकी एयरफोर्स के नए पायलट्स को एयरक्राफ्ट उड़ाने का दिन था। कुछ ही देर में देखा जाता है कि एक एक करके कई फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हैं। एयरबेस के ऊपर अलग अलग तरह से वॉर टेक्निक्स दिखाने लगते हैं। इतने सारे लोगों के बीच हम वहाँ एक मिडिल एज औरत को देखते हैं। असल में वही फ्रांस की एयरफोर्स की एयर डिवीजन जनरल है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि हमारे पास एक मिराज 2000 मॉडल का एयरक्राफ्ट है। वो फाइटर जेट अभी तक आकाश में नहीं गया है। तो वो अपनी सिक्योरिटी को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस फाइटर पायलट को जेट लेकर उड़ान भरने को बोलो। ठीक उसी वक्त हम एयरबेस के पीछे दो सफेद रंग की कवर्ड वैन को अंदर आते हुए देखते हैं। अचानक देखा जाता है कि पीछे वाली वैन आगे निकल आती है और उसमें से कुछ लोग उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठे असली फाइटर पायलट को गन पॉइंट पर बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में अपने साथ लाए नकली फाइटर पायलट को बैठा देते हैं। उसके बाद वो असली फाइटर पायलट को दूसरी गाड़ी में ले जाकर शूट करके मार देते हैं। बेस के अंदर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करता है और उसे पता चलता है कि उनके नए फाइटर पायलट्स का अभ्यास लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन उनका सबसे एडवांस्ड मिराज 2000 मॉडल वाला एयरक्राफ्ट अभी तक आसमान में नहीं गया है। इसी वजह से एयर डिवीजन जनरल ने ऑर्डर दिया है कि उस जेट को तुरंत उड़ान भरवाया जाए। कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी को ये बातें बताई जा रही थी, तभी वहाँ एक कवर्ड वैन आ जाती है और उस सफेद रंग की वैन से एक पायलट को बड़ी जल्दी उतरते हुए देखा जाता है। यहाँ उस पायलट के सिर पर फाइटर जेट वाला हेलमेट होने की वजह से सिक्योरिटी समझ ही नहीं पाती कि ये उनका असली फाइटर पायलट नहीं है, और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो पायलट अब मिराज 2000 जेट के अंदर चढ़ जाता है और बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट को रनवे की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर में जेट रनवे से टेक ऑफ लेकर फ्रांस के एयरबेस के आसमान में उड़ जाता है और बेस के आसपास घूमकर अलग अलग तरह के वॉर मूवमेंट्स दिखाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जेट की हरकतें देखकर वहाँ खड़े एयर ब्रिगेड जनरल और बाकी ऑफिसर्स को कुछ अजीब सा शक होने लगा है, क्योंकि जिस पैटर्न में ये एयरक्राफ्ट घूम रहा था वो उनके किसी भी वॉर स्टाइल का हिस्सा नहीं हो सकता। वहाँ खड़े एक फर्स्ट पायलट भी कहने लगते हैं कि ये जेट ऐसा अजीब सा रूट चेंज क्यों कर रहा है। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद चीफ सिक्योरिटी उस पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है तुम अपने रॉन्ग रूट पर हो। लेकिन फाइटर जेट के अंदर मौजूद पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, बल्कि जैसे ही सिक्योरिटी ये बातें कहता है वो फाइटर जेट एयरफोर्स के सीमित इलाके से तेजी से बाहर की तरफ निकलने लगा है। ये देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद लोग पहले तो सोचते हैं कि शायद उनका फाइटर पायलट कोई नया वॉर मूव दिखाने जा रहा है, लेकिन जब कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स लगातार कम्युनिकेशन में फेल होने लगते हैं तब उन्हें समझ आता है कि उनका ये जेट शायद हाईजैक हो चुका है। उधर सिक्योरिटी बार बार पूछता है तुम एयरक्राफ्ट को किस दिशा में ले जा रहे हो, लेकिन ये सुनते ही फाइटर जेट में बैठा वो नकली पायलट रेडियो ही बंद कर देता है और फिर जेट को अपनी मनचाही डेस्टिनेशन की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ाने लगता है। मिराज 2000 मॉडल के उस फाइटर जेट में बैठा पायलट अपने रास्ते में एक कतर एयरवेज के बोइंग 7 विमान को टेक ऑफ लेते हुए देखता है और ये देखकर वो अपनी सेफ्टी के लिए कतर एयरवेज के बोइंग 7 विमान के नीचे जाकर पोजीशन ले लेता है और उसी विमान के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर आसमान में उड़ता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाहता तो फाइटर जेट लेकर तेजी से इस एरिया से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उधर कंट्रोल रूम में जब सभी ऑफिसर्स कंफर्म हो जाते हैं कि उनका जेट पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुका है और हाईजैक हो गया है तो वो सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो उस एयरक्राफ्ट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते तब बेस से 2 फाइटर जेट भेजे जाते हैं ताकि मिराज 2000 को रेस्क्यू किया जा सके। फ्रांस के एयरबेस से 2 टॉप फाइटर पायलट्स अपने एल्प्स जेट और पिलाटस PC-6 मॉडल के 2 फाइटर जेट्स लेकर आसमान में उड़ान भरते हैं। इन 2 जेट्स में हम 2 पायलट्स को देखते हैं। एक का नाम है कैप्टन ऑन्टन और दूसरे का नाम है कैप्टन सोबास। दोनों पायलट आपस में बात करते हुए अपने विमानों को टारगेट की दिशा में बढ़ाते रहते हैं और साथ ही बेस से लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। बेस से इन दोनों पायलट्स को कहा गया था कि वे उस मिराज 2000 मॉडल के एयरक्राफ्ट के पायलट से पूछें कि उसने उनका रूट क्यों क्रॉस किया और यहाँ आ गया। अगर उस फाइटर पायलट के कोई दावे या मांगे हैं तो उसे भी बेस को बताना होगा। एक लाइन में कहें तो दोनों को हिदायत दी गई थी कि बेस की परमिशन के बिना उस फाइटर जेट को न्यूट्रल करने के लिए कोई भी एक्शन न लिया जाए। इसी तरह वे कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक देखते हैं कि उनके सामने कतर एयरवेज का विशाल बोइंग विमान उड़ रहा है और ठीक उसी विमान के पेट के नीचे वे देखते हैं कि मिराज 2000 मॉडल का एयरक्राफ्ट उसी फ्रीक्वेंसी पर उड़ रहा है। ये देखकर जब ऑन्टन अपने बेस को रिपोर्ट करता है तो बेस से उसे कहा जाता है कि किसी भी हालत में उस एयरक्राफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। कंट्रोल रूम के ऑर्डर्स के अनुसार कैप्टन ऑन्टन मिराज 2000 में बैठे पायलट से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पूछता रहता है कि उसने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन यहाँ इन दोनों फाइटर पायलट्स को ये पता नहीं
नहीं कि इस मिराज 2000 में उनका असली पायलट नहीं बल्कि एक आतंकवादी बैठा है। जब बार बार पूछने के बाद भी उस एयरक्राफ्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो कैप्टन ऑन्टन ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने बेस को देता रहता है, लेकिन बेस से उन्हें फिर भी यही कहा जाता है कि वे किसी तरह उस जेट को स्ट्रेटेजिक तरीके से वापस लाने की कोशिश करें, किसी भी हालत में उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन पायलट जब कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो वे उस एयरक्राफ्ट को कैसे न्यूट्रल करें? ऊपर से जिस जगह उस जेट ने पोजीशन ली है वहां से वे उसे टारगेट करके फायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जरा सा भी मिस फायर हुआ तो मिसाइल सीधा बोइंग 7 विमान से जा टकराएगा और उस बोइंग में लगभग 500 से भी ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स मौजूद हैं। इसीलिए अब दिमाग लगाकर कैप्टन ऑन्टन उस पायलट से कहने लगा है, अगर तुम सच में असली फाइटर पायलट हो तो मेरे साथ डॉग फाइट करके दिखाओ। ऑन्टन उसे उकसाने के लिए कहता है, मुझे पता है कि तुम डॉग फाइट करने लायक पायलट नहीं हो, इसीलिए तो तुम किसी दूसरे एयरलाइंस के विमान के पेट के नीचे छुपे हुए हो। ऑन्टन की ये बात सुनते ही मिराज 2000 में बैठा वो पायलट अपना जेट बोइंग 7 के नीचे से निकाल लेता है और कैप्टन ऑन्टन के साथ डॉग फाइट शुरू कर देता है। अब मौका मिलते ही कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास उस एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट शुरू कर देते हैं। वे कोशिश करते हैं कि जेट को सीधे पानी के ऊपर ले जाएं, क्योंकि जिस एयर स्पेस में वे डॉग फाइट कर रहे थे वो सब समंदर के ऊपर था। अगर वे उस जेट को पानी के ऊपर ले जाने में सफल हो जाते तो वो उसकी टेल पर मिसाइल फायर करके न्यूनतम नुकसान करते हुए उसे पानी में ब्लस्ट कर सकते थे। लेकिन उस मिराज 2000 ने दोनों फाइटर पायलट्स के साथ इतनी चालाकी से घूमना शुरू कर दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे नीचे कैसे लाया जाए। कुछ देर डॉग फाइट करने के बाद कैप्टन ऑन्टन अपना धैर्य खो बैठा है और उस जेट पर अपने एयरक्राफ्ट से एक मिसाइल दाग देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मिसाइल सीधे जेट के इंजन में लग जाती है, जिसके कारण मिराज 2000 वाला एयरक्राफ्ट अपने पायलट के साथ पूरी तरह से ध्वस्त होकर समंदर में गिर जाता है। निर्देश न होने के बावजूद उन्होंने मिसाइल से विमान को नष्ट कर दिया। उसके बाद दोनों फाइटर पायलट्स मिलकर अपने बेस की ओर वापस लौटे हैं। फ्रांस के एयरबेस में लैंड करने के बाद दोनों पायलट्स अपने प्लेन से बाहर निकलते हैं और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के एयरबेस की रनवे पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है। उस जेट से उतरते हैं फ्रांस की एयरफोर्स के चीफ वारंट ऑफिसर। कुछ समय बाद कर्नल की मौजूदगी में दोनों फाइटर पायलट्स कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास को बुलाया जाता है और चीफ वारंट ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है। उनसे सवाल किया जाता है कि बिना किसी परमिशन के उन्होंने उस एयरक्राफ्ट पर मिसाइल क्यों दागी। सभी सवालों का जवाब देने में असमर्थ होने पर दोनों पायलट्स को सजा के रूप में उनके आईडी कार्ड जब्त कर लिए जाते हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगले 7 दिन वे बेस से बाहर नहीं जा सकते। इस घटना के तुरंत बाद एयरफोर्स के एयर चीफ जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को बताते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन उनकी उच्चाधिकारियों की नजरें इस बात पर भी हैं कि हाईजैकिंग के पीछे कौन जिम्मेदार है। लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल उठता है बिना किसी ऑर्डर के, दोनों फाइटर पायलट्स ने उस एयरक्राफ्ट को क्यों नष्ट कर दिया? मतलब इनडायरेक्टली यहाँ मौजूद सभी लोग इस बात पर शक करने लगते हैं कि शायद ये दोनों फाइटर पायलट्स ही हाईजैकर के साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास को जनरल के रूम में बुलाया जाता है और सजा के तौर पर उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें एक नोटिस थमाया जाता है, मतलब कि जांच पूरी होने तक वे देश छोड़ नहीं सकते। कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास की जगह 2 लेडी फाइटर पायलट्स को बुलाया जाता है और पहले दोनों कैप्टन जिन फाइटर जेट्स को चला रहे थे उन्हें अब ये लेडी पायलट्स उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 लेडी पायलट्स किसी भी मायने में कम नहीं है। दोनों मिलकर आसमान में डॉग फाइट शुरू कर देती हैं और दिन भर की डॉग फाइटिंग के बाद आखिरकार बेस पर लौट आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रूम में 3 मिलिट्री ऑफिसर्स उस दिन की डॉग फाइट का 3D मैप देकर हर एक घटना का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी कैलकुलेशन करें किसी भी तरह ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैप्टन ऑन्टन ने उस दिन मिराज 2000 फाइटर जेट को क्यों नष्ट किया। और इस सवाल से भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को हाईजैक किसने किया और क्या इस ग्रुप का किसी आतंकवादी गैंग से कोई संबंध है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि चीफ ऑफिसर ARD डिवीजन के जनरल के रूम में पहुंचे हैं। वहां एक फाइल रखकर बताया जाता है कि जिस फाइटर जेट को एक ग्रुप ने हाईजैक किया था वो लोग इस वक्त फ्रांस में छुपे हुए हैं और उनके सीक्रेट सोर्स के मुताबिक उनका प्लान था फ्रांस का ये जेट हाईजैक करके फ्रांस के पॉपुलेटेड इलाकों में कोई बड़ा हादसा करने का। लेकिन असली बात ये है कि इस टेररिस्ट ग्रुप को बाहर के एक मुल्क का टेरर नेटवर्क डायरेक्ट फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। ये सब सुनकर एयर डिवीजन जनरल ऑफिसर को ये जिम्मेदारी देते हैं कि इस हाईजैकिंग के पीछे कौन सा ग्रुप है ये हर हाल में पता लगाया जाए। उधर हम कैप्टन एंटन को देखते हैं जो नौकरी से निकाले जाने के बाद शहर छोड़कर एक सुनसान गांव में अकेले रहने लगा है और वहीं उससे मिलने आता है चीफ वारंट ऑफिसर। वही एक इंसान है जो उस पर पूरा भरोसा रखता है। वो एंटोन से कहता है, मुझे यकीन है कि तुमने उस दिन जो भी किया मुल्क की भलाई के लिए किया, इसलिए मैं तुम्हें एक पर्सनल मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर दोगे तो तुम्हारी नौकरी वापस दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन वो साथ ही ये भी कहता है ये
मिशन तुम्हें अकेले ही करना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन ऑन्टन एक पुराने टूटा फूटा सेकंड जेन एयरक्राफ्ट लेकर अपने पुराने दोस्त कैप्टन सोबास के घर पहुंचता है। वहीं दोनों मिलकर एयरक्राफ्ट के इंजन को ठीक करते हैं। इसी दौरान कैप्टन ऑन्टन सोबास को सारी घटनाएं विस्तार से बताता है। इसके बाद दोनों मिलकर ये फैसला लेते हैं कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस टेररिस्ट ग्रुप के असली मेंबर को पकड़ेंगे और फिर उस ग्रुप को अपने बेस के सामने पेश करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। इस तरह दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाकर अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उस दिन की पूरी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। जहां कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास टेररिस्ट्स की खोज में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की एयरफोर्स के सभी मिलिट्री ऑफिसर्स भी उन टेररिस्ट को ढूंढने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गए थे। कुछ महीने बाद हम फ्रांस के एयरबेस के पीछे एक बड़ा मालवाहक C-160 AR मॉडल का एयरक्राफ्ट खड़ा देखते हैं। इस एयरक्राफ्ट का मुख्य काम था कि फाइटर जेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। तभी देखा जाता है कि कुछ लोग एक गाड़ी से आते हैं और सीधे उस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में घुस जाते हैं और बिना कोई मौका दिए कॉकपिट में बैठे 2 पायलट्स को गोली मारकर मार देते हैं। जब बेस के कंट्रोल रूम से ऑफिसर्स उस एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद ये जेट भी हाईजैकर के कब्जे में है। इसी वजह से 2 फाइटर पायलट्स को उस एयरक्राफ्ट के पास भेजने के लिए रेडी किया जाता है। धीरे धीरे ये खबर चीफ वारंट ऑफिसर तक पहुंचती है और तब चीफ वारंट ऑफिसर कैप्टन ऑन्टन को कॉल करके पूरी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास तुरंत अपने मिलिट्री बेस की तरफ रवाना होते हैं। वे अपने फ्लाइंग ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें आखिरी मौका दिया जाए ताकि वे खुद को बेगुनाह साबित कर सकें। कैप्टन ऑन्टन कहता है, हम दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि उस दिन मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के हाईजैकिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं था। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार फ्लाइंग ऑफिसर मान जाता है और उन्हें आखिरी मौका देने की परमिशन दे देता है और परमिशन मिलने के तुरंत बाद कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास दोनों अपने फाइटर जेट्स में बैठते हैं और उन दोनों जेट्स के साथ C-160 AR मॉडल के एयरक्राफ्ट की तरफ उड़ान भरने लगते हैं। यहाँ उन्हें लगा कि शायद एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके रनवे से ले जाया गया था, लेकिन जब वे उस रनवे के पास पहुंचते हैं तो ऊपर से देखते हैं कि C-160 AR मॉडल का एयरक्राफ्ट अब भी वहीं खड़ा है। जैसे ही कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास अपने फाइटर जेट्स के साथ रनवे पर लैंड करते हैं, चारों तरफ से कुछ और गाड़ियों से दर्जनों टेररिस्ट्स आते हैं। दोनों पायलट्स अपने प्लेन से उतरने से पहले ही टेररिस्ट्स ने उनके दोनों जेट्स को घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। वे सिर्फ इतना ही सोच रहे थे कि इस मालवाहक एयरक्राफ्ट को किसी तरह रेस्क्यू करना है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि और भी टेररिस्ट्स वहां हाईजैकिंग और होस्टेज के लिए इंतजार कर रहे हैं। अंततः किसी और विकल्प के न होने पर चारों पायलट्स मिलकर टेररिस्ट्स के सामने सरेंडर कर देते हैं और धीरे धीरे वे अपने कॉकपिट से नीचे उतरते हैं। टेररिस्ट्स उन्हें पकड़ लेने के बाद एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके बॉडी से फाइटर पायलट्स की जैकेट्स उतारना शुरू कर देते हैं। यही पहली बार हम इस टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम है बार्टन। फ्रांस के एयर कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स समझ जाते हैं कि अभी अभी भेजे गए 2 फाइटर जेट्स भी हाईजैक हो चुके हैं। अब वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसको बचाए और किसको छोड़ें। इधर कैप्टन ऑन्टन का गुस्सा टेररिस्ट्स के ऊपर काबू से बाहर हो चुका था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी उनके साथ आई एक लेडी पायलट को एक टेररिस्ट पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर कैप्टन ऑन्टन को शांत रहने को कहता है। उधर उनके साथ आए एक और फाइटर पायलट ने मौके पर मौजूद एक टेररिस्ट को मार गिराया और वहीं पड़ी गन उठा ली, लेकिन उसके सामने खड़े बाकी टेररिस्ट तुरंत उसकी छाती पर फायर कर देते हैं और वह वहीं गिरकर मर जाता है। कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास दौड़कर उस पायलट के पास जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वह अब जिंदा नहीं है। इन सारी घटनाओं के बाद टेररिस्ट लीडर बार्टन दोनों कैप्टन्स की तरफ देखकर कहता है, हम यहाँ सिर्फ इन फाइटर जेट्स को ले जाने आए हैं, लेकिन अगर तुम लोग हमारे साथ ऐसे ही चाल चलोगे तो अपनी जान भी खो दोगे। उधर इसी दौरान एयरबेस के कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि एक बड़ा कार्गो प्लेन, 2 फाइटर जेट और चारों फाइटर पायलट सबके सब टेररिस्ट्स के हाथ में चले गए थे। इसलिए सभी ऑफिसर्स मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह टेररिस्ट्स को खत्म करके पायलट्स और प्लेन्स को रेस्क्यू करना होगा। इधर प्लेन के पास एक बड़ा सा ट्रक आता है और टेररिस्ट्स मिलकर फाइटर जेट्स को धक्का देकर उस ट्रक की तरफ ले जाने लगते हैं। रात होते ही हम देखते हैं कि टेररिस्ट्स ने कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास को प्लेन के नीचे जंजीर से बांध कर रखा है। दोनों वहीं बैठे बैठे प्लान करने लगते हैं कि इस जगह से कैसे निकला जाए। कैप्टन ऑन्टन कैप्टन सोबास से कहता है, हमें रेस्क्यू करने के लिए 24 घंटे के अंदर कोई न कोई फाइटर जेट जरूर आएगा। जब ऊपर आसमान में पेट्रोलिंग शुरू होगी, तुम ध्यान से देखना, वो फाइटर पायलट हमें जरूर कोई न कोई सिग्नल देगा। और आगे वो कहता है, जैसे ही सिग्नल मिले बिना किसी देरी के उसी हिसाब से काम करना, लेकिन ख्याल रखना टेररिस्ट्स को कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। सुबह दिखाई देता है कि एक टेररिस्ट कैप्टन ऑन्टन के पास आता है और उसे एक लात मारकर नींद से जगा देता है। वहीं हम
देखते हैं कि टेररिस्ट्स ने उस फाइटर जेट को अपने ट्रक पर उठा लिया है। दूसरी तरफ एक टेररिस्ट कैप्टन सोबास के पास आता है और खाने में थूक मिलाकर उसे खाने के लिए मजबूर करता है। कुछ ही देर बाद ट्रक जिस पर फाइटर जेट रखा गया था अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ठीक उसी समय इलाके के आसमान में एक फ्रांस का फाइटर जेट प्रवेश कर जाता है और वह इतना जोर का साउंड पैदा करता है कि आसपास के सभी ग्लास टूटकर बिखर जाते हैं। इस फाइटर पायलट के साउंड के कारण सभी टेररिस्ट के कानों की पर्दी फटने लगी है। ये सब देखकर कैप्टन सोबास, जो अभी थोड़ी देर पहले उस टेररिस्ट से पटा हुआ था जिसने उसके खाने में थूक मिलाई थी, उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। फिर वह टेररिस्ट की हाथ में रखी गन लेता है और उसे वहीं मार देता है। उसके बाद टेररिस्ट के हाथ से चाबी छीनकर कैप्टन सोबास खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वह कैप्टन ऑनेंटन को वहां से आजाद कर देता है। फिर कहता है कि वह एक फाइटर जेट लेकर उड़ जाए। ये कहकर कैप्टन सोबास वहां खड़े एक ट्रक में बैठ जाता है और उस ट्रक के साथ फाइटर जेट की तरफ बढ़ता है जिस जेट को वे ट्रक में उठाकर ले गए थे। इधर कैप्टन ऑनेंटन तेजी से एक फाइटर जेट में बैठता है और कुछ ही देर पहले आए फाइटर पायलट के साथ मिलकर ऐसा साउंड पैदा करता है कि वहां खड़े सभी टेररिस्ट्स के कानों की पर्दी फटने लगती है। इसके बाद कैप्टन ऑनेंटन उस पायलट से कहता है कि वह इस रडार एरिया से निकल जाए, बाकी का काम वह खुद देख लेगा। फाइटर पायलट उसे सिग्नल देकर गुड बाय कहता है और अपने बेस की तरफ लौट जाता है। अब कैप्टन ऑनेंटन बिना किसी दया दिखाए अपने फाइटर जेट का मिसाइल टारगेट नीचे खड़े टेररिस्ट्स पर लॉक करता है और जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है मिसाइल नीचे खड़े टेररिस्ट्स की तरफ उड़ती है। कुछ ही देर में मिसाइल नीचे गिरती है और वहां खड़े सभी टेररिस्ट्स के ऊपर विस्फोट करती है। इस भयानक ब्लास्ट के कारण सारे टेररिस्ट्स वहीं ढेर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहां खड़ा उनका एक फाइटर जेट भी मिसाइल के हमले से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कैप्टन ऑनेंटन की इस वीरता को देखकर बेस में खड़े सभी जूनियर पायलट्स उस पर इम्प्रेस होने लगे हैं और इस भयानक मिशन को अंजाम देने के बाद कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास फिर से अपने बेस की तरफ लौटे हैं अपने प्लेन्स के साथ। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वारंट ऑफिसर गाड़ी से उतरते हैं और कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास को उनके अपने ड्रेस में देखा जाता है। यहाँ पता चलता है कि वारंट ऑफिसर ने अपने वादे के अनुसार दोनों पायलट्स की नौकरी वापस दिला दी है, साथ ही उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप भी हटा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ चीफ वारंट ऑफिसर उन्हें एक कागज थमाता है और इस कागज के जरिए हमें पता चलता है कि कुछ दिन बाद फ्रांस के मिलिट्री बेस में होने वाले मैनवर्स के दौरान उनके बेस पर एक हवाई हमला होने वाला है। अगले सीन में देखा जाता है कि वे उस मालवाहक C-160R मॉडल के एयरक्राफ्ट को भी रेस्क्यू करने में सफल हो चुके हैं और उस प्लेन में मौजूद फाइटर जेट्स को उतारकर अपनी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। इस घटना के कुछ महीने बाद एक दिन कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उसी समय न्यूज में पता चलता है कि आज उनके एयरफोर्स के परेड इवेंट पर हवाई हमला होने वाला है। यही वही घटना थी जो कुछ महीने पहले उनके चीफ वारंट ऑफिसर ने उन्हें बताया था। न्यूज पूरा देखे बिना ही कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। असल में यह परेड इवेंट फ्रांस की सभी मिलिट्री फोर्सेस की ताकत दिखाने के लिए आयोजित किया गया था, जहां आर्मी कमांडो, पैरा कमांडो, नेवी और एयरफोर्स के सभी मेंबर्स शामिल थे। ठीक फिल्म की तरह ही सभी फोर्सेस अपनी अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहे थे और इस इवेंट में शामिल होने के लिए खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ रहे थे। हम यहाँ फ्रांस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ कई फाइटर जेट्स की भारी सेफ्टी के बीच बेस की तरफ बढ़ रहे थे। पैराडो इवेंट में फाइटर पायलट्स एक एक करके अपने जेट्स के साथ आकाश में प्रदक्षिणा करते हैं और युद्धक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नीचे फ्रांस की सभी फोर्सेस के ऑफिसर्स बैठकर इस शानदार सैन्य प्रदर्शनी का आनंद ले रहे थे और वे फ्रांस के प्रेसिडेंट के आने का इंतजार कर रहे थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट भारी प्रोटोकॉल के साथ आखिरकार उनके शहर के ऊपर से रनवे की तरफ उड़ने लगता है। इसी बीच कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास अपने फाइटर जेट्स लेकर उस एयरक्राफ्ट की तरफ उड़ान भर चुके थे। लेकिन यही हमें पता चलता है कि यह हमला असल में परेड के ऊपर नहीं होने वाला था, बल्कि यह हमला सीधे प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट पर किया जाना था। नीचे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के साथ मौजूद 4 फाइटर जेट्स का डेटा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इन 4 जेट्स में से 3 उनके रडार में हैं, लेकिन चौथा जेट उनके डेटाबेस में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास अपने फाइटर जेट्स लेकर प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी देखा जाता है कि नंबर 4 एयरक्राफ्ट अचानक कैप्टन ऑनेंटन के पास होकर उड़ जाता है। इस घटना के साथ ही बेस के कंट्रोल रूम ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि यह एयरक्राफ्ट उनका कोई प्रोटोकॉल वाला प्लेन नहीं है। फिर वहां मौजूद पायलट्स कैप्टन ऑनेंटन और कैप्टन सोबास को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में मौजूद नंबर 4 एयरक्राफ्ट उनके रडार की सीमा के बाहर से आया है। और यहीं कैप्टन ऑनेंटन को भी पता चलता है कि जिस न्यूज को देखकर उन्होंने आकाश में उड़ान भरी थी वह पूरी तरह झूठी थी। ये न्यूज जानबूझकर टीवी पर चलाया गया था ताकि सभी सिक्योरिटी ऑफिसर परेड ग्राउंड के ऊपर तैनात रहें
और इसी बीच टेररिस्ट्स आसानी से फ्रांस के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट पर हमला कर सकें। लेकिन समस्या यह थी कि कैप्टन ऑन्टन इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद उस एयरक्राफ्ट पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई मिसाइल सीधे राष्ट्रपति के प्लेन पर जा सकती थी और वह एयरक्राफ्ट लगातार प्रेसिडेंट के आसपास ही उड़ रहा था। साथ ही उनके पास समय बहुत कम था, क्योंकि यह प्लेन ऐसे उड़ रहा था कि कभी भी यह प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल अटैक कर सकता था और रोकने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस प्लेन को नीचे करना बेहद जरूरी था। कंट्रोल रूम से प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के पायलट को उनके मिलिट्री कोड वर्ड के जरिए सिग्नल दिया जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का प्लेन अपनी रूट बदलकर अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक उसी समय कैप्टन ऑन्टन को भी एक कोड वर्ड भेजा जाता है। इस कोड वर्ड का एनालिसिस करके ऑन्टन समझ जाता है कि उसे कहा गया है जैसे ही प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट मुड़े तुरंत टेररिस्ट के उस प्लेन को डाउन करना है। जब प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट अचानक अपनी रूट बदलकर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, ठीक उसी मौके पर कैप्टन ऑन्टन अपने मिसाइल रडार से टेररिस्ट के एयरक्राफ्ट को टारगेट लॉक करता है। जैसे ही प्लेन टारगेट लॉक होता है, वह अपने फाइटर जेट से एक मिसाइल फायर कर देता है और देखा जाता है कि कैप्टन ऑन्टन की मिसाइल चंद पलों में ही टेररिस्ट के प्लेन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। दूसरी बार शत्रु के इस प्लेन को तबाह करने के बाद कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास खुद को एक सच्चे देशभक्त के रूप में साबित करने में सफल हो जाते हैं और अंततः वे आधिकारिक तौर पर यह साबित कर देते हैं कि पहले जो मिराज 2000 मॉडल का प्लेन नष्ट हुआ था, उसमें उनका हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन बाद हम एयर डिवीजन जनरल को देखते हैं, जिसे आप फिल्म की शुरुआत में देख चुके थे। इसी दौरान एयरक्राफ्ट जनरल उनसे मिलने आता है। बातचीत के दौरान अचानक एयरक्राफ्ट जनरल अपनी जेब से साइलेंसर लगी बंदूक निकालता है और बिना कोई आवाज किए एयर डिवीजन जनरल को गोली मार देता है। इसके बाद वह एक सूटकेस लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने पर अचानक एक ब्लास्ट में उसकी गाड़ी उड़ जाती है और एयरक्राफ्ट जनरल भी वहीं मर जाता है। ठीक उसी समय हम फ्रांस के एक एयरपोर्ट से एक सफेद प्राइवेट जेट को उड़ते हुए देखते हैं और इस जेट में हम पाते हैं कि बैठे हैं स्वयं फ्रांस के चीफ वारंट ऑफिसर। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मूवी में शुरू से जो भी प्लेन्स हाईजैक हुए और टेररिज्म के सारे कामकाज हुए, उनके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही चीफ वारंट ऑफिसर था। जैसे जैसे उसके सारे प्लान फेल होते गए, उसने फैसला किया कि अब वह टेररिस्ट हमला करके सीधे फ्रांस के प्रेसिडेंट को मार डालेगा। लेकिन उसके इस प्लान में बाधा डालते हैं कैप्टन ऑन्टन और कैप्टन सोबास। लेकिन तुमने देखा ही था कि इसी चीफ वारंट ऑफिसर ने कैप्टन ऑन्टन को नौकरी वापस दी थी। असल में ये सब सिर्फ उसका अभिनय था। असलियत में मिराज 2000 मॉडल का प्लेन नष्ट होने के आरोप में कैप्टन ऑन्टन को नौकरी से निकालने के पीछे भी उसका हाथ था और उसने यह सब इसलिए किया ताकि फ्रांस के मिलिट्री ऑफिसर्स का ध्यान खुद से हट जाए। साथ ही उसने एयरक्राफ्ट जनरल को भेजा था एयर डिवीजन जनरल को मारने के लिए। असल में अब तक एयर डिवीजन जनरल को भी शक होने लगा था कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई ही मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल है। इसी कारण उसने एयर डिवीजन जनरल को मारवा दिया और ताकि कोई उसके खिलाफ गवाही न दे सके, उसने एयरक्राफ्ट जनरल की गाड़ी भी ब्लास्ट करवा दी। अभी तक उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई जिंदा नहीं है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।